अभी आया? अच्छा, अभी आ रहा है आवाज? क्लियर बताओ। ठीक है, मैं इसे फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूं। देखो, पहला क्वेश्चन है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो देखो 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कहानी सुन लो। तो देखो है क्या, आपकी ये जो धरती है इसके ऊपर ओजोन की लेयर है। ओजोन की क्या है? लेयर है। और ये ओजोन की जो लेयर है वो क्या काम करती है? तो सूर्य से आने वाली किरणों को ये क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, डायरेक्ट आपके स्किन पे पड़ने नहीं देती। अगर डायरेक्ट ये किरणें आपके स्किन पे पड़े तो स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। क्लियर है? तो ये क्या काम करती हैं? अपने यहाँ सूर्य से आने वाली किरणों को ये क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में भी और अर्थ के लिए भी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जैसे हम बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल, ठीक है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, बहुत बहुत सारी पेड़ों का कटाव हो रहा है, तो इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ओजोन का जो लेयर है वो, इसका जो मोटाई है वो कहीं ना कहीं पतला हो रहा है, और कहीं कहीं पे एकदम मतलब वो होल टाइप का जो है वो बन रहा है। तो ओजोन का लेयर ये क्षीण हो रहा है। तो इसी के प्रति, ऐसा ना हो, ये क्यों हो रहा है, इसी के प्रति हम क्या करते हैं? 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो अपने यहाँ हर देश क्या काम कर रहा है? तो कहीं ना कहीं कार्बन के उत्सर्जन को ये कम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में देखो जर्मनी ने भी बताया था, जर्मनी ने क्या काम किया था? तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को अपने यहाँ लॉन्च किया है। ये कार्बन के उत्सर्जन को कम करता है, ठीक है, मतलब ना के बराबर है। तो ऐसा, तो इसलिए हमने मनाते हैं। और ये ओजोन की जो लेयर है इसको हम नापते किससे हैं? तो एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम था डॉप्सन। डॉप्सन, तो डॉप्सन से हम लोग क्या नापते हैं? ओजोन की लेयर को नापते हैं। क्लियर? अब देखो ऑक्सीजन को हम लोग किससे नापते हैं? तो ऑक्सीमीटर से नापते हैं, ऑक्सीमीटर से नापते हैं। क्लियर? ऐसा, तो ये है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? तो इसका होगा विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। देखो रेबीज के बारे में मैं पहले ही बता दिया था। रेबीज जो है वो ऐसे जानवरों से होता है, हालांकि बहुत सारे जानवरों से होता है, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, इनसे, लेकिन कुत्ते से ज्यादा इंसान फैमिलियर रहता है तो ज्यादा उससे होता है। और किस वायरस के कारण होता है ये भी बताया था, तो लाइसा वायरस के कारण होता है। लाइसा वायरस के कारण ये रेबीज होता है, ठीक है। और हो जाने के बाद 4 इंजेक्शन लगता है, ठीक, एक जिस दिन हुआ है उस दिन, एक तीसरे दिन, एक शायद 9वें दिन, इस तरीके से 4 इंजेक्शन जो है विश्व ये लगता है। और इसी के तहत विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को, ठीक है, 28 सितंबर को मनाया जाता है। देखो विश्व रक्तदान दिवस क्या है? विश्व रक्तदान दिवस, एक है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और एक है विश्व रक्तदान दिवस। क्लियर? एक है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और एक है विश्व रक्तदान दिवस। यहां तक आवाज आ रही है? एक बार और कंफर्म कर दो। आवाज आ रही है? एक बार और कंफर्म कर दो। ठीक है, तो देखो ये जो विश्व रक्तदान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। और स्वैच्छिक रक्तदान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व रक्तदान दिवस ये 14 को मनाया जाता है, ठीक है, 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये मनाते हैं। अब देखो इस बार क्या है, इस बार विश्व रक्तदान दिवस मैंने ऑप्शन में क्यों डाला? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि 17 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर तक रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 17 सितंबर को आप देखो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, ठीक है। और 1 अक्टूबर को हम अभी क्या मनाते हैं? स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाते हैं। तो ये मनाया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया। क्लियर है?
तो ये है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये मनाया जा रहा है विश्व रक्तदान ये रक्तदान अमृत महोत्सव ये मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें प्रतिदिन 1 लाख यूनिट तक ब्लड जो है वो इकट्ठा करने की बात कही गई है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लड के बारे में समझ लो। तो देखो ये जो ब्लड होता है, अगर आप देखोगे जब ब्लड आप चेक कराने के लिए जाओगे तो नर्स जब आपका ब्लड चेक करती है तो इस तरीके से हिला देती है। तो वो ब्लड आपका इस तरीके से करने का क्या मतलब होता है कि ब्लड में एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, मतलब ब्लड में एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट में ही आपका आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है और प्लेटलेट्स आ जाता है ठीक है, और लिक्विड पार्ट में आपका क्या आ जाता है, तो इसी में आपका प्लाज्मा आ जाता है। क्लियर, प्लाज्मा आ जाता है, इसी को बोलते हैं। ये कितना हिस्सा होता है, ये 55% होता है और ये कितना होता है, तो ये 45% होता है। क्लियर हो गया। अब देखो 1 यूनिट ब्लड देने में आपको नुकसान क्या नहीं है और क्यों आपको कमजोरी महसूस नहीं होता। तो देखो होता क्या है कि आपके आरबीसी का एक जीवन काल होता है। ठीक है, ये कितने दिन का होता है, तो ये 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये मरने लगता है। तो मरने से पहले, मरने के लिए कहां जाता है, तो ये प्लीहा में जाता है, स्प्लीन में जाता है। ठीक है, और इसीलिए प्लीहा या स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, तो ब्लड का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्लियर हो। तो 120 दिन के बाद, 120 दिन के अंदर ये मर जाता है। मरने के 30 दिन पहले ये कहां चला जाता है, ये ऑटोमेटिक प्लीहा में चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। लेकिन ये अभी मरा नहीं रहता है, मरने से 30 दिन पहले ही ये चला जाता है। क्लियर है। जब ये कब्रिस्तान में पहुंच जाता है ना, तो इसकी जगह पर इस जो कब्रिस्तान है, इस प्लीहा जो है, स्प्लीन है, इसमें कितना यूनिट ब्लड होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 350 से 450 ml। क्लियर है, ये 1 यूनिट होता है। तो अब ये 1 यूनिट ब्लड कहां चला गया, जो मरने वाले हैं वो स्प्लीन में चला गया। इसकी जगह पर नया आरबीसी जो है बन जाता है 1 यूनिट। तो जब आप किसी को ब्लड दान दिए, 1 यूनिट निकाले, तो अभी ये मरा नहीं था, इस ब्लड की रिकवरी के लिए ये फिर वापस ब्लड में मिल जाता है। यही कारण है कि जब आप 1 यूनिट ब्लड आप दान दे देते हो तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होता है। आप खुद सोचो ना, अगर दान नहीं दोगे तो 1 महीने के बाद तो ऐसे खराब हो जाएगा। तो दान दे देना ज्यादा सही है। क्लियर है, किसी का भला हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये होता है, इस तरीके से हम ये ब्लड जो है हम दान देते हैं। क्लियर है। अब यही आरबीसी क्या काम करता है, आपके ऑक्सीजन को, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ होता है। हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ होता है। ग्लोबिन एक तरीके का क्या होता है, प्रोटीन होता है, और हीमो क्या होता है, आयरन होता है। मतलब ऐसा प्रोटीन जो आयरन से बना हुआ हो। क्लियर है। और यही ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। लेकिन आप देखो जब पहाड़ी इलाकों में आप जाते हो, तो पहाड़ी इलाकों में जाने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। तो जब ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है तो ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा, तभी तो क्या काम करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर लेके जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को लेके जाने का काम यही करता है। ठीक है, फेफड़े से तो ज्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए। तो जब पहाड़ी इलाकों में आप जाते हो ना, तो उस जगह पे आरबीसी को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो आपका किडनी करता है, आपका किडनी करता है। क्लियर है। और ये किडनी क्या काम करेगा, एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन नाम का एक प्रोटीन बनाता है, और ये क्या काम करता है, आपके आरबीसी की मात्रा को बढ़ा देता है। यही कारण है कि पहाड़ों पे चढ़ने वाले के नाक, गाल, कान, मुंह ये सब लाल हो जाते हैं। क्लियर है। ठीक है, ऐसा तो एरिथ्रोपोइटीन नाम का प्रोटीन बनाता है। आपके किडनी का वजन कितना होता है, तो 25 से 35 ग्राम होता है। ठीक है। आपके लीवर का वजन कितना होता है, आपके लीवर का वजन कितना होता है, तो लीवर का होता है आपका 1500 ग्राम। 1500 ग्राम। आपके ब्रेन का वजन कितना होता है, तो आपके ब्रेन का वजन होता है 1400 ऑन एवरेज। ठीक है, ऑन एवरेज 1400 ग्राम का होता है। ठीक है। आपके लंग्स का वजन कितना होता है, तो आपके लंग्स का वजन होता है 1300 ग्राम, दोनों। ठीक है, दोनों लंग्स को मिलाकर 1300 ग्राम का होता है। आपके हार्ट का वजन कितना होता है, तो आपके हार्ट का वजन होता है 300 ग्राम। क्लियर, 300 ग्राम। तो इस तरीके से होता है। क्लियर हो गया। लीवर डे हम लोग कब मनाते हैं, 19 अप्रैल को मनाते हैं। 19 अप्रैल को मनाते हैं। क्लियर है। और इसी लीवर और प्लीहा से एक चीज और संबंध होता है, जिसको हम कहते हैं मलेरिया। तो मलेरिया दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 25 अप्रैल को।
25 अप्रैल को, ठीक है। और मलेरिया का एक वाहक होता है इस वायरस का, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। क्लियर है? तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ क्या काम करता है? इसको एक मच्छर होता है जिसको बोलते हैं मादा एनीफ्लीज मच्छर, ठीक है। देखो, खून पीने का काम जो है मादाओं का ही होता है, पुरुष एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, ठीक है। तो जो है वो क्या, ये जो मादा है, मादा एनाफ्लीज, ये क्या काम करती है? तो ये इस प्रोटोजोआ को लेकर आपके ब्लड में मिला देती है, और ये ब्लड किस में चला जाएगा? स्प्लीन में, तो स्प्लीन डैमेज कर देगा, लीवर में तो लीवर डैमेज कर देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये होता है। एक व्यक्ति थे रोनाल्ड रॉस, उन्होंने ये बात बताया था, ठीक है। तो इस वजह से हम मनाते हैं। अब देखो, ये जो अभी मैंने बताया ब्लड का मतलब रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कब से मनाया जा रहा है? तो 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी क्या किया था कि टीबी अमृत महोत्सव का ऐलान किया था। और ये टीबी अमृत महोत्सव में क्या था? इन्होंने ये माना था कि ये जो टीबी है आज के डेट में केवल उन इलाकों में रह गया है जो गरीब तबके के हैं। तो इसके तहत 500 रुपए, जिन मरीजों को है टीबी, उसके तहत 500 रुपए। और ये भी कहा गया है कि ऐसे लोग जो ऐसे मरीजों को गोद ले सके, जो इनको खाना वाना मतलब टाइमली जो है डाइट इनकी प्रॉपर कर सके, चाहे वो कॉर्पोरेट के लोग हों, चाहे एनजीओ के लोग हों, चाहे कोई राजनेता हो या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो, तो इसके तहत वो क्या कर सकते हैं? इनको गोद ले सकते हैं। इसके तहत उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, तो ये भी मनाया जा रहा है। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा विश्व ओजोन दिवस। देखो, अभी हम लोग तंबाकू निषेध दिवस भी मनाए थे, तो वो कब मनाए थे? 31 मई को। क्लियर है? तंबाकू निषेध दिवस भी कब मनाए थे हम लोग? 31 मई को मनाए थे। क्लियर है? और तंबाकू लेके भारत में आने का श्रेय किसको है? तो पुर्तगालियों को है। क्लियर है? पुर्तगालियों को है। और किस मुगल बादशाह ने अपने यहाँ सबसे ज्यादा ये तंबाकू की खेती कराई थी? तो अकबर के टाइम पे इसकी खेती सबसे ज्यादा हुई थी, ठीक है। और अंग्रेज भी जब आए थे तो किससे मिले थे? पहला मुगल बादशाह अकबर ही था, जिससे वो मिले थे गंगा नदी के तट पर। क्लियर हो गया? ऐसा तो ये है। और अकबर ये भी पता है कि भारत में जो थे वो 3 लोग थे जो महान थे। एक कौन था? सिकंदर महान था, एक सिकंदर महान था, दूसरा कौन? अशोक महान था, और एक अकबर महान था, ठीक है। लेकिन अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो था। क्लियर है? ऐसा। इसको एक बीमारी थी जिसका नाम है डिसलेक्सिया, ठीक, डिसलेक्सिया। और इसके कारण ये पढ़ नहीं पाता था क्योंकि बी जो है वो डी दिखता था, इस तरीके से। एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। इसमें बच्चा लिख नहीं पाता, ठीक है, डिस्ग्राफिया, इसमें बच्चा लिख नहीं पाता। एक और होता है डिस्कैलकुलिया, इसमें बच्चा कोई गुणा गणित नहीं कर पाता, कैलकुलिया, ठीक है। तो इसमें बच्चा कोई गुणा गणित नहीं कर पाता। तो ये राइट आंसर इसका कौन सा होगा? तो इसका होगा विश्व ओजोन दिवस। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बोलो ना जी तुम लोग, हाँ ना कुछ भी। चलो देखो, बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो देखो ये एक कंपनी है और ये यूएई की कंपनी है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो ये एक यूएई की कंपनी है और ये एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। ठीक है, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो शाहरुख खान को बनाया। शाहरुख खान बहुत सारी चीजों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपका फ्रूटी हो गया, दुबई टूरिज्म हो गया, उसके हैं। ठीक है, ऐसा। तो अब ये बुर्जिल होल्डिंग्स नाम की एक जो कंपनी है, स्वास्थ्य सेवा कंपनी है और ये यूएई की कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है इनको बनाया है। क्लियर है? ऐसा। अब देख लो यूएई, तो ये एशिया महाद्वीप का आप जो मैप देख रहे हो, इसमें देखो इस जगह पर है कौन सा? ठीक है, तो इस जगह पर है यूएई, यूएई। क्लियर है? अब इसको अगर मैं जूम कर दूं तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, 7 अमीरात, मतलब यहां पे राज्यों को अमीरात बोलते हैं, यहां पे राज्यों को क्या बोलते हैं? अमीरात बोलते हैं।
ठीक, तो ये कितने अमीरातों से मिलकर बना है? 7 अमीरातों से मिलकर बना है। अबू धाबी, ठीक है, शारजाह, इसके बाद देख लो दुबई, ठीक है, अजमा, ठीक, इसके बाद देखो कुवैत, फिर खैमा, फुजरा। तो इस तरीके से 7 जो है अमीरातों से ये मिलकर बना है यूएई। क्लियर हो गया? ऐसा तो जैसे भारत जो है कई राज्यों का वो है, उसी तरह ये भी 7 अमीरातों से मिलकर बना है यूएई। क्लियर हो गया? ऐसा बुर्ज खलीफा यहीं पे है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो शाहरुख खान। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, किस राज्य की सरकार ने अपने यहां ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया है? किस राज्य ने अपने यहां ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया है? ठीक है, तो अब कहानी समझो। तो देखो ये किसने दिया है अभी? तो झारखंड की सरकार ने दिया है। झारखंड की सरकार ने दिया है। अब इसकी कहानी समझ लो। देखो झारखंड के बनने की अगर मैं कहानी समझाऊं तो हुआ क्या था कि ये झारखंड बना कैसे था? तो देखो था क्या, एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, क्या थी? बंगाल प्रेसिडेंसी थी। और इस बंगाल प्रेसिडेंसी में 3 जो हैं वो आते थे, एक बंगाल, एक बिहार और एक उड़ीसा, ये आते थे। तो हुआ क्या कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या काम किया था? बंगाल का विभाजन किया था, जिसको बंग भंग बोलते हैं हम लोग। तो बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। ठीक है, और जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जो बंगाल के लोग नहीं चाहते थे, तो जब ये बंगाल का विभाजन कर दिया तो ये एक कड़ी के रूप में काम किया और यहीं से शुरू हो गया स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। एक तरीके का स्वदेशी आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जब ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया तो कुछ पत्रिकाएं निकली। ठीक है, और जगह जगह पे विदेशी वस्त्रों को क्या किया गया? फूका गया। बहुत अच्छा आंदोलन निकला और एक बहुत अच्छा मौका भी मिला था 1857 के बाद 1905 में। ठीक है, 1905 में तो ये एक अच्छा मिला था। और इसी के तहत देखो 1900 मतलब इसी बंगाल के विभाजन के ही टाइम पे जब ये पत्रिकाएं कुछ निकली तो इन्हीं पत्रिकाओं में एक था आनंद मठ। आनंद मठ, और इसी आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसी में लिखा गया था क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्लियर है? ठीक है, तो आनंद मठ का हुआ था जो एक तरीके का क्या जोश भरने का काम कर रही थी। ठीक है, ऐसा। और इसी के तहत, इसी जोश के तहत हमने क्या काम किया? 1906 में अपना पहला झंडा बनाया। ठीक है, और 1906 में, क्योंकि झंडा जो होता है किसी भी देश को, किसी भी देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद भरने का बहुत अच्छा काम करता है। तो 1906 में हमने एक झंडा बनाया और जिसको कलकत्ता के पारसी बगान चौक में क्या किया? फहराया। और ये झंडा जो था वो कुछ ऐसा था, 8 कमल के फूल थे, बीच में वंदे मातरम लिखा था, एक तरफ अर्धचंद्रमा और एक तरफ सूर्य जो था वो बना हुआ था। ठीक है, ऐसा। और इस झंडे की जो डिजाइनिंग थी ना वो 2 लोगों ने मिलकर दिया था। एक दिए थे सचिंद्र प्रसाद बोस ने, सचिंद्र प्रसाद बोस। ठीक है, और एक थे हेमचंद्र कानूनगो, हेमचंद्र कानूनगो। इन 2 लोगों ने ये मिलकर ये झंडा बनाया था। क्लियर है? तो ये झंडे की कुछ डिजाइनिंग ऐसी थी, लेकिन बाद में इन झंडे के साथ साथ धीरे धीरे समय गुजरा। 1921 के आसपास एक व्यक्ति थे पिंगले वेंकैया। ठीक है, उन्होंने 1-2 बार इसमें सुधार करके लास्ट में जो झंडे का डिजाइनिंग दिया वो कुछ इस तरीके से था और बीच में चरखा बना हुआ था। लेकिन 1947 में हमने क्या किया? इसी झंडे में कुछ संशोधन करके चरखे को हटाकर क्या कर दिया कि हमने ये चक्र लेके आया और भारत का जो है वो फ्लैग बनाया, नेशनल फ्लैग बना। और ये जो संशोधन किया गया था ये किनके कहने पे किया गया था? तो 1947 में संविधान सभा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, उनकी पत्नी थी। ठीक है, तो उनकी पत्नी के मतलब सुरैया तैयब जी, इन्हीं ने क्या किया था कि एक पेपर पे ये इस तरीके की कुछ डिजाइन बनाई थी जिसको स्वीकार कर लिया गया और 1947 से नेशनल फ्लैग के रूप में है। यहां तक तो दूसरी कहानी है। क्लियर है? लेकिन अब हुआ क्या
अब हुआ क्या कि जब ये सब कुछ होने लगा तो बंगाल में जब आंदोलन फूट पड़े तो फूटने के साथ साथ क्या हुआ, 1911 में एक शाही दरबार का आयोजन किया गया और इस शाही दरबार के तहत क्या किया गया था कि राजधानी को कलकत्ता से निकाल कर कहां शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और अभी अभी तत्काल में आप न्यूज सुने होंगे जहां पे ये बोला जा रहा है कि हमने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। ठीक है, तो यही दिल्ली से राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक उसी पथ को राजपथ बोला जाता था जिसको अभी कर्तव्य पथ बोल दिया गया। तो 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। ठीक है, ये वही समय था। और 1912 आते आते इस जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इस बंगाल प्रेसिडेंसी से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, ये तीन प्रेसिडेंसी से बिहार जो है वो अलग हो गया। ठीक है, और 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। क्लियर है? तो 1912 में बिहार और इसके बाद 1936 में उड़ीसा। इसीलिए 1 अप्रैल 1936 को हम लोग उत्कल दिवस के रूप में बनाते हैं या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1912 में ये अलग हो गया। इसके बाद बिहार में ही अंदर कौन था? झारखंड। फिर आया टाइम नवंबर का, नवंबर 2000 का टाइम। ठीक है, नवंबर 2000 का टाइम, 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर ये टाइम आया। और इस टाइम पे क्या हुआ कि झारखंड राज्य जो है वो बिहार से अलग हो गया और भारत का 28वां राज्य बना, 28वां राज्य बना। क्लियर है? तो झारखंड जो है यहां से अलग हो गया और बिहार का भारत का 28वां राज्य बना। क्लियर? क्या हुआ? ये पूसम क्या बोल रही है? एमपी की सरकार ने क्या पूछना चाह रही हो पूसम? एमपी की सरकार में मतलब तुम लोग मैसेज करके गायब हो जाते हो। चलो देखो, तो ये बिहार से क्या हुआ, झारखंड जो है वो अलग हो गया। क्लियर है? तो 28वां राज्य जो है वो यहां से ये बना। क्लियर? और जो बिहार का, झारखंड का लोगो बना वो कुछ ऐसा बना, वो कुछ ऐसा बना, 4 जे बने इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन बाद में अभी कौन सा लोगो है, वो अभी कुछ इस तरीके से ये लोगो है जो झारखंड सरकार का है। और जब झारखंड सरकार बना तो उस समय 18 जिले थे। अच्छा, सवाल हम पूसम से पूछ रहे हैं, जवाब प्रियंका दे रही है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? चलो, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा झारखंड की सरकार ने। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, देखो किस राज्य की सरकार ने अपने यहां एआरटी डिस्पेंसेशन सेंटर जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है असम की सरकार ने और अपने यहां 6 सेंट्रल जेलों में उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, असम की सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में लॉन्च किया है। ठीक है, ये है असम की सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में लॉन्च किया है। क्लियर? अब ये है क्या, इसका मतलब समझ लो। देखो, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। ठीक है, मतलब ये ऐसे मरीज जो इनके यहाँ एड्स से ग्रसित हैं, उन मरीजों को यहाँ पे क्या दिया जाएगा? ठीक है, तो ट्रीटमेंट दिया जाएगा 6 सेंट्रल जेलों में, एआरटी। क्लियर है? एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। क्लियर हो गया? अब इसके तहत ये है क्या कि इसका मतलब, ये आर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी दवाइयां, देखो एड्स का जो वायरस है ना, पहले इसको समझ लो तब ये समझ में आएगा।
इसमें इमेज ही नहीं है, ये खुला रहेगा, ठीक है। तो देखो एड्स का जो वायरस होता है ना, ये HIV होता है। HIV एक वायरस है, इसके कारण होता है, ठीक है, क्लियर है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो HIV वायरस से जो है ये होता है। ये है क्या, ये वायरस जो रेट्रो वायरस होते हैं ना, जिनके अंदर RNA पाया जाता है, वो अपने शेप को बहुत तेज से बदल लेते हैं, और यही कारण है कि आज तक HIV का वैक्सीनेशन नहीं बन पाया। वैक्सीन बनने की कहानी समझो कि है क्या। तो देखो जो भी वायरस होता है ना, ये किसी ना किसी प्रोटीन के बदौलत जिंदा रहता है। तो पहले उस प्रोटीन की खोज होती है कि ये किस प्रोटीन से जीवित है, और फिर उस प्रोटीन को निकाला लिया जाता है, ठीक है। तो जब निकाल लेंगे तो अब ये वायरस कैसा है, मरा हुआ है, और इसी वायरस को, मतलब सेम वायरस को कुछ केमिकल के साथ आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी WBC होता है, जिसका काम क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली होता है, जो बाहर की बीमारियों से आपको सुरक्षित करता है। तो जब ये वायरस बॉडी के अंदर गया, अब ये मरा हुआ है क्योंकि इसमें से प्रोटीन हमने निकाल लिया है, तो जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर गया तो WBC क्या काम करता है, इसके तहत प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली बना लेता है और इसको याद भी कर लेता है। लेकिन अब ऐसा होगा क्या कि इस वायरस के अगर हम प्रोटीन को निकाल भी लेते हैं और इस वायरस को भेज देते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो इस वायरस के अंदर एक गुण होता है कि जब ये वायरस दोबारा आपकी बॉडी में आएगा, और जब तक WBC इसको मारने के लिए जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में इसने याद कर रखा है, तो जब इसे मारने के लिए जाएगा तब तक ये वायरस अपना शेप बदल लेगा, तो WBC के लिए पूरी तरह से नया हो जाएगा, तो इसे मार नहीं पाएगा। ये अपना शेप बहुत तेजी से चेंज करते हैं। तो यही कारण है कि आज तक इसका टीका जो है नहीं मिल पाया है। तो इसके तहत कुछ दवाइयां जो हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, जो क्या काम करती हैं, इस वायरस को कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है। तो ये जो दवाइयां हैं जो कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट कर देती हैं, इसी को बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, क्लियर है। इसी को बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। और यही दवाइयां क्या काम करती हैं, इसको, ये आपके लाइफ सर्कल को थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, बस इतना ही ये काम करती हैं। तो यही काम है ART का, क्लियर हो गया ऐसा। तो ये अभी किसने लॉन्च किया अपने यहां, तो ये असम राज्य ने लॉन्च किया है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, असम। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो असम होगा, क्लियर यहां तक। और देखो मेघालय ने कल क्या किया था, ठीक है, तो निवास सुरक्षा और सिक्योरिटी जो है वो एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके तहत अपने गांवों को जोड़ रहा था। और त्रिपुरा क्या काम कर रहा था, एक जैव गांव बनाया था, ये बनाया था, क्लियर है ऐसा। तो ये है। असम में क्या है, असम में एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और असम से ही एक नदी आती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से निकलती है और निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम आती है और बांग्लादेश जाती है, ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को, ये चोमा युंगडुंग ग्लेशियर है, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर, युंगडुंग ग्लेशियर है, और इसी चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी जो है वो निकलती है, और निकलने के बाद तिब्बत में ये प्रवाहित होती है सांगपो नाम से, सांगपो नाम से। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग बोलते हैं, असम में इसी को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसी को जमुना बोलते हैं, क्लियर है, इसी को जमुना बोलते हैं। और जमुना नाम से फिर इधर गंगा जा रही है, इसी में ये मिल जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद से यहां से जाके चांदपुरा जगह पे ये गिर जाती है, इधर हुगली, ये इतना दूर सुंदरबन का डेल्टा बनता है, क्लियर हो गया ऐसा। यहां पे मैं कुछ पहाड़ियों का भी नाम बताया था, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी, मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया, मिजोरम में मिजोरम की पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, नागा में नागालैंड में नागा पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में मीरी था, डफला था, मिसमी था, और क्या था, अबोर था, पटकोई बूम था। इस तरीके से यहाँ पे कुछ पहाड़ियां भी थी, क्लियर हो गया। और भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे पूर्व में पड़ता है, सबसे पूर्व भारत में वो किस राज्य की राजधानी है जो सबसे पूर्व में पड़ती है, तो नागालैंड की कोहिमा राजधानी है जो सबसे पूर्व में पड़ती है, ठीक है। ये कल का मैंने बता दिया था, क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ये होगा असम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर। चलो, हाँ पुसम 27% आरक्षण दिया गया था,
चलो ठीक है, आज का बस। कल फिर मिलेंगे एक नए जोश, एक नई उम्मीद और एक नई सुबह, कुछ नए करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ठीक है, थैंक यू।